नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण गद्य विधा उपन्यास से संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो 2004 से लेकर 2000 अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सब का अध्ययन हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। यह क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेट परीक्षा के जितने भी पुराने पेपर हैं वह हम सब व्याख्या सहित चैनल पे हल कर चुके हैं। स्थापना एवं तर्क के प्रश्नों की भी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी थी, आप सभी लोगों ने चेक कर ली होगी। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्थापना एवं तर्क कथन एवं नेट परीक्षा के पुराने पेपर दोनों आप चेक कर सकते हैं। अब आपके जो शेष बचे थे क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न, तो उसी के अंतर्गत आज हम सबसे पहले उपन्यासों का अध्ययन करेंगे, जिसके माध्यम से ये हम जान पाएंगे कि हिंदी साहित्य के हजारों उपन्यासों में से कौन से ऐसे प्रमुख उपन्यास हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। क्योंकि परीक्षा की तिथि नज़दीक है, अतः हम स्मार्ट तरीके से कैसे तैयारी करें कि कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्नों को तैयार कर पाएँ। इस वीडियो के माध्यम से हमें 2-3 तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। क्रमानुसार लगाने वाले तो कर ही पाएंगे, इसके अलावा दूसरे नंबर पर रचनाओं का प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है तो वो भी याद हो जाएगा। और तीसरे जो सुमेलित करने वाले होते हैं, जब एक तरफ 4 रचनाकार दिए होते हैं, दूसरी तरफ उनकी 4 रचनाएं दी होती हैं, आपस में उन्हें सुमेलित करना होता है, मिलान करना होता है, तो उस प्रकार के प्रश्न भी हम इस वीडियो के को सॉल्व करने के बाद आसानी से हल कर पाएंगे। अब देखिए, कुछ उपन्यासकार ऐसे हैं जिनके सभी प्रश्न जो उपन्यास हैं वो महत्वपूर्ण हैं, यानी कि उनके उपन्यासों की प्रकाशन तिथि हमें याद होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके लिए इसके एक शॉर्ट नोट्स में, यानी कि हजारों उपन्यासों में से जो चुनिंदा कुछ उपन्यास हैं उनकी मैं लिस्ट बना के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगी, या हो सकता है कि इस वीडियो को डालने से पहले मैं वो वाला वीडियो डाल दूं, तो आपको मिल जाएगा। उपन्यासों के नोट्स करके आपको वह वीडियो मिल जाएगा, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखना नहीं है, याद कर लीजिएगा। बाकी आपके पास जो भी गाइड हो और ये जो भी नोट्स के माध्यम से आप पढ़ाई करें, तो वहाँ पे भी आप टिक कर सकते हैं कि ये वाले प्रश्न बार बार ये वाले उपन्यास पूछे जा रहे हैं, तो हमें केवल ये ही याद करने। देखिए, सारे आप याद कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो विद्यार्थी सारे नहीं याद कर सकते वो केवल कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों की तिथि याद करके भी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। किस प्रकार, इसको देखेंगे वीडियो के अंत में। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगी, बीच बीच में भी बताती चलूँगी, और अंत में क्लियर करूँगी कि कौन कौन से उपन्यासकार ऐसे हैं 4-5 जिनके कि हमें पूरे उपन्यास याद करने हैं, और कौन से उनके जिनके 1 या 2 उपन्यास हमें याद करना है। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 2004 में पूछा गया था, और यह बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। 4 उपन्यास दिए गए हैं, वरदान, गबन, कंकाल और चित्रलेखा। इनको क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले आएगा वरदान। देखिए, दूसरा जो प्रश्न है 2005 का, इन दोनों को मिला के करते हैं। सर्वप्रथम प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो प्रेमचंद जी के सभी उपन्यास हमें प्रकाशन तिथि के हिसाब से याद होने चाहिए। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला हम छोड़ दें, उसमें सभी याद करने। सबसे पहले उन्होंने लिखा था सेवा सदन, ठीक है, जो बाजारे हुस्न नाम से उर्दू में उसका शीर्षक था, उसको सेवा सदन नाम में उन्होंने बदल दिया। 1918 में लिखा था। और सबसे अंतिम उनका था गोदान, और गोदान 1936 में लिखा था। 18 दूनी 36, तो ये 18 वर्षों का समय रहा प्रेमचंद का उपन्यास सम्राट की, जहाँ उन्हें पदवी मिली। अब 36 में एक और उपन्यास लिखा था उन्होंने, मंगलसूत्र। अब क्योंकि उनका देहांत हो गया तो मंगलसूत्र अपूर्ण है। इन 18 वर्षों में उन्होंने जो उपन्यास लिखे क्रमबद्ध रूप से याद करने हैं। सबसे पहला है सेवा सदन और दूसरा है वरदान, इसीलिए मैंने कहा कि इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। वरदान 1920, गबन 1931, यह भी प्रेमचंद का है। कंकाल 1929, ठीक है, यह जयशंकर प्रसाद जी का है। और यह है चित्रलेखा 1934, यह भगवती चरण वर्मा का है। सेवा सदन 1918, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कौन कौन से दिसंबर 2005 में पूछा है, ये जून 2006 में, तो वो भी मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम देखिए, नोट्स में आपको दे दूंगी, लेकिन सबसे पहले जो उद्देश्य है वो ये है कि हम पुराने पेपर को बिल्कुल पूरा सॉल्व कर लें। ठीक है, अब यदि उनको पेपर के साथ हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा दिक्कत वाली बात रहती, उतना याद नहीं रहता, लेकिन यहाँ आप जब एक पेज हम पूरा कर लेंगे फिर देखेंगे कि कितने सारे एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं। सेवा सदन
18, त्यागपत्र 1937, मैला आंचल 1954, आधा गांव 1966। अपनी तरीके की, जैसे प्रेमचंद की मैंने बात कर दी, दूसरे प्रमुख उपन्यासकारों की जब हम बात करते हैं तो जो अपने वर्ग का प्रतिनिधि उपन्यासकार है उसकी रचनाएं हमें याद करनी है। जैसे कि जब हम आंचलिक उपन्यासों की बात करते हैं तो शिव पूजन साय जी का देहाती दुनिया भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। तो अपने आंचलिक उपन्यासकारों के प्रतिनिधि हैं फणीश्वर नाथ रेणु, तो उनके सभी उपन्यास क्रम से हमें याद करने हैं। अब जब मनोविश्लेषणवादी कथाकारों की बात करते हैं तो शीर्ष स्थान है जैनेन्द्र का। तो जैनेन्द्र का त्यागपत्र सहित उनके जो उपन्यास है वो हमें क्रम से याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी, ठीक है। और आधा गांव है राही मासूम रजा का, तो ये भी अपने तरीके के एक अलग ही से उपन्यासकार है, तो इनके भी सारे उपन्यास याद हमें करने, यानी कि आपके 2005 में जो उपन्यासकार पूछे गए थे वो महत्वपूर्ण थे। अगर ध्यान से देखें, हर एक वर्ग का प्रतिनिधि उपन्यासकार के उपन्यास भी आपको याद है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से कर लेंगे। ये वो प्रश्न है जो आपको याद होने चाहिए। चित्रलेखा बार बार पूछा जाएगा। 1934, कितने चित्र आपने बनाए या कितने चित्रों को आपने देखा? 34 चित्रों को, ठीक है। त्यागपत्र 37 में 1937 में त्यागपत्र दे दिया था जैनेन्द्र जी ने। मैला आंचल 54, देखिए रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, तो रेणु का मतलब होता है धूल, तो धूल जब आंचल पे लगती है तो वो कैसा हो जाता है? मैला हो जाता है। तो कितने आंचल इसी प्रकार मतलब खराब हो गए? 54, ये याद रखना। आधा गांव 66 याद कर लीजिए, आधा गांव 66, ठीक है। तो उसके गांव में बहुत सारे लोग थे लेकिन वो पलायन कर गए, यानी कि गांव में राही मासूम रजा के गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों की आबादी थी। ये जो उपन्यास है इसमें शिया मुसलमानों की जो परिस्थितियां हैं, जो परेशानियां, उसका वास्तविकतापूर्ण वर्णन किया है राही मासूम रजा ने। तो आधा गांव था, आधा गांव हिंदुओं का था और आधा गांव मुसलमानों का हो गया। तो एक तरीके से जो फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि किसका वर्णन है। अब इसको थोड़ा सा कल्पना का सहारा लीजिए कि 66 यानी 66 घर थे वहाँ पर शिया मुसलमानों के, ठीक है। इस तरीके से लगाइएगा, ये बार बार रिपीट होंगे, तो ये याद कर लीजिए यहीं के यहीं। परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है 1882, ये याद होना चाहिए आपको क्योंकि ये हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है, माना है शुक्ल जी ने। कंकाल दोबारा रिपीट हो रहा है, आपने यहीं याद कर लिया हमने 1929, देखिए जयशंकर प्रसाद ने 3 लिखे हैं, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती अपूर्ण है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं करते, 2 हमें याद रखने। एक रखना है हमें कंकाल याद 1929 में, और इसके कुछ वर्ष बाद 1934 में उन्होंने लिखा था तितली। 2 है उनके, दोनों ही याद कर लेते हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है और 1941 में लिखा गया इसका एक भाग। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, जो वीर लोग होते हैं वो कैसे 7 घोड़ों की सवारी करते हैं। सूरज के 7 घोड़ों की सवारी करते हैं ना, सूर्य भगवान 7 घोड़ों की सवारी करते हैं। तो सूरज का 7वां घोड़ा की सवारी कौन करते हैं? वीर, है ना, धर्म वीर, जो धर्म को धारण करने वाले वीर हैं वो सूरज के 7 घोड़ों की सवारी करते हैं 1952 में। तो 52 वीर ऐसे हैं जो सूरज के 7 घोड़ों की सवारी करते हैं। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, 52 धर्मवीर हैं, 52 धर्मवीर हुए हैं अब तक के इतिहास में जिन्होंने सूरज के 7वें घोड़ों की सवारी की है। आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल, कितने आंचल मैले हुए थे रेणु से? 54 आंचल मैले हो गए थे, तो ये आपको याद हो गया, वापस रिपीट हुआ। पानी के प्राचीर, ये थोड़ा सा नया है, 1961 में रामदर्श मिश्र जी ने इसको लिखा था। जब राम भगवान की बात करते हैं हम तो राम सेतु ना याद आता है, और राम सेतु में क्या पानी के प्राचीर, तो पानी के ऊपर दीवार ही तो बनाई थी, प्राचीर मीन्स दीवार, तो दीवार ही तो बनी थी, सेतु मान लीजिए, दीवार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो वो 61 किलोमीटर लंबी थी, ऐसा मान लीजिए आप। तो इस तरीके से याद कर लीजिए, रामदरस मिश्र, पानी के प्राचीर 61, ठीक है। विवेकी राय का है लोक ऋण, जो उन्होंने 1977 में लिखा। जब भी आप कोई भी ऋण लें, चाहे लोक ऋण लें या किसी भी बैंक से ऋण लें, तो चाहे 77,000 का लें या 77 लाख का लें, विवेकपूर्ण ढंग से उसको लेना चाहिए, किसी की राय जरूर ले लेनी चाहिए। तो विवेकी राय से लगा लीजिए कि ऋण लेने से पहले हमें विवेकपूर्ण कोई व्यक्ति है उसकी राय जरूर लेनी चाहिए, चाहे हम 77,000 का ऋण लें चाहे 77 लाख का, ठीक है। अब आगे आता है जंगल, जहाँ से शुरू होता है, संजीव की रचना है और 2000 में इन्होंने इसका प्रकाशन वर्ष है। अब जंगल जहाँ से शुरू होता है, जंगल में क्या होता है? पेड़, ठीक है। तो अब जंगल में जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं? सजीव होते हैं, निर्जीव तो होंगे नहीं ना। तो निर्जीव होगा तो वो
तो सजीव जो है, सजीव और जंगल ऐसे जोड़ लीजिए कि जंगल में सजीव। अब जंगल जहाँ से शुरू होता है वहाँ कितने पेड़ हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा, तो वहाँ 2000 पेड़ हैं, ठीक है। और इसी के साथ याद कर लीजिए जंगल का मतलब तो जंगल है ही, लेकिन अरण्य का मतलब भी जंगल होता है। तो अरण्य नामक उपन्यास निर्मल वर्मा का बहुत प्रसिद्ध है और वो भी 2000 में ही लिखा था, लेकिन वो निर्मल वर्मा ने लिखा था, ठीक है। 2 प्रश्न यहाँ याद कर लीजिए क्योंकि वो आगे आएगा। जंगल से संबंधित अगर आया, जंगल जहाँ से शुरू होते हैं, तो संजीव ने भी लिखा है 2000 में और निर्मल वर्मा ने भी 2000 में लिखा है, लेकिन उन्होंने जंगल की जगह नाम क्या दिया है, अरण्य, ठीक है, याद हो गया। वापस आते हैं जैनेंद्र की तरफ। अब जैसा कि मैंने कहा कि जैनेंद्र प्रमुख मनोविश्लेषणवादी है, तो इनके उपन्यासों को क्रमबद्ध रूप से याद करने के लिए कर लेंगे, वो नोट्स का काम है। यहाँ देख लेते हैं, परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937। त्यागपत्र यहाँ पर भी हमारा अभी हमने पढ़ा था 1937। मैंने कहा था कि ये वाली लाइन आपको याद करनी है, त्यागपत्र 1937। उसके बीच में है कल्याणी 1939, इसमें नहीं पूछा है, आगे प्रश्न में पूछा इसलिए मैंने लिख दिया, और सुखदा 1952। तो इनको भी आप क्रमबद्ध रूप से याद करिएगा। बढ़ते हैं गोदान, ऊपर आज रिपीट हो चुका है, गोदान 1936 में लिखा था। राग दरबारी है शुक्ल जी का, श्रीलाल शुक्ल का, तो ये 1968 में लिखा था। जो श्रीलाल शुक्ल हैं वो दरबार में राग गाते हैं। किस प्रकार के राग गाते हैं, 68 प्रकार के राग वो गा लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि श्रीलाल शुक्ल के दरबार में राग गाने वाले 68 दरबारी रहते हैं। किसी भी तरीक़ा से आपको ये 68 राग दरबारी के साथ याद करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है तो पूछा जा सकता है। रट लीजिएगा। झूठा सच यशपाल का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, हमारे सिलेबस में भी है तो याद करना है। यशपाल जी थे तो उनका कोई भी केस चल रहा था, उसमें 58 लोगों ने झूठ बोला और 60 लोगों ने सच बोला। तो क्या झूठ है क्या सच है ये पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन फिर भी इसको याद रखिए, 58 झूठ बोला और 60 लोगों ने बोला सच। 58-60 झूठा सच। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का है, ये जासूसी तिलिस्मी उपन्यास है ये। अब इसको चंद्रकांता 1888 याद करते हैं आप। देवकी नंदन खत्री, कितने नाम हो गए, 3 हो गए। देवकी नंदन खत्री, तो 888 है ना। तो एक सी ये जो संख्या है इसको थोड़ा सा लगा के आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए लंबी चौड़ी ट्रिक बनाने के और याद करने के फेर में मत पड़िएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रिक को याद करने के लिए भी अलग से समय देना पड़े। ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो देखते ही एकदम क्लिक हो जाए, उसे याद नहीं करना पड़े। हमें ये हमेशा के लिए याद नहीं करना है, क्योंकि क्रमबद्ध वाले और किसी अन्य परीक्षा में कम ही पूछे जाते हैं, विशेषतः नेट परीक्षा में ही पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं निर्मला, ये मुंशी प्रेमचंद का हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि प्रेमचंद के उपन्यासों को कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि उनको आप 1-2 को करें बाकी को नहीं करें, कोई शॉर्टकट नहीं है, सारे उपन्यास आपको याद करने हैं। चित्रलेखा वापस रिपीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा था और हमने पूछा था कि कितने 34 चित्र मिले। कितने चित्र मिले, 34 चित्र मिले। 34 चित्र 34 कैसे भी याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से। 34 उसमें भी 6 आ रहा है, चित्र में भी 6 आ रहा है, 34 चित्र कैसे भी आप याद कर लीजिएगा। दूसरे जो मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं इलाचंद्र जोशी, उन्होंने 1941 में लिखा था सन्यासी, इंपॉर्टेंट है। न आने वाला कल, ये 68 में लिखा था मोहन राकेश ने। वैसे मोहन राकेश प्रसिद्ध नाटककार हैं, लेकिन ये इनके उपन्यास है न आने वाला कल, ठीक है। तो 1968 में इनके अधिकतर जो रचना है ना उनमें दुख, अवसाद, द्वंद्व, इन्हीं सभी का चित्रण है। तो न आने वाला कल थोड़ा सा नकारात्मक भाव लिए हुए, तो इसको याद कर लीजिएगा 1968। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हुए हैं। जब नाटकों की बात होती है तो जयशंकर प्रसाद शीर्ष पे, लेकिन इतिहास से ज़्यादा मतलब पौराणिक जो नाटक लिखे हैं वो इन्होंने ज़्यादा लिखे हैं द्विवेदी जी ने, तो इनके भी सारे हमें याद करने ही हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा 46, चारूचंद्र लेख 63, पुनर्नवा 1973 और अनामदास का पोता 1976, अनामदास का पोथा 1976 में, ठीक है। आगे देखते हैं यशपाल, तो प्रगतिवादी उपन्यासकारों में यशपाल शीर्ष पे हैं, इनके भी सारे याद करने हैं। देखिए जो पहले के जो प्रश्न पत्र थे वो थोड़े सरल थे। सरल इसलिए कह सकते हैं कि उसमें जो अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले थे उनको पूछा जाता था, तो प्रमुख नाटककार याद कर लो, प्रमुख उपन्यास कर लो, थोड़ा सा इजी रहता था। अब थोड़ी सी चीज़ें टफ हुई हैं, इसको आगे के पेपर में देखते हैं। 2008 में पूछे हैं यशपाल के दादा कामरेड, 1941 में लिखा देशद्रोही
यशपाल जी ने 1943 में लिखा। फिर इन्होंने दिव्या लिखा 1945 में। और झूठा सच बार बार पूछा जाएगा, झूठ कितने लोगों ने बोला था? 58 ने, और सच बोला था 60 ने। और तेरी मेरी उसकी बात, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, 1974 में इन्होंने लिखा था। अब देखते हैं 2008 में और क्या पूछ रहे हैं। चंद्रकांता को पूछ रहे हैं, तो चंद्रकांता में 3 देवकी नंदन खत्री 888 हो गया। तितली 1934 हम पूरा याद कर आए हैं। ऊपर 2 हैं, कंकाल 1929 और तितली 1934। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और ये अज्ञे का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, नदी के द्वीप, तो ये बार बार पूछा जाता है। अज्ञे और 51 याद कर लीजिए, 51 अज्ञे अज्ञे 51, इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। कसप मनोहर श्याम जोशी का अच्छा उपन्यास है, ये भी इन्होंने 1982 में लिखा था, तो ये याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देवकी नंदन खत्री का महत्वपूर्ण उपन्यास दूसरा है भूतनाथ, जो 1906 में लिखा था इन्होंने। एक तो लिखा था चंद्रकांता और दूसरा भूतनाथ लिखा इन्होंने, ठीक है। अब कब तक पुकारूं रांघे राघव का है, 1957 में इन्होंने लिखा था। डूबते मस्तूल नरेश मेहता का है, जो 1954 में लिखा था। और अंतिम अरण्य, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसी तरह जंगल की जगह अरण्य कर, तो अंतिम अरण्य ये लिखा था निर्मल वर्मा ने 2000 में। तो जंगल जहाँ से शुरू होता है वो रचना है संजीव की, वो भी 2000 में लिखी है। अंतिम अरण्य जंगल जहाँ खत्म होता है उससे संबंधित लिख दिया है निर्मल वर्मा ने, और दोनों का प्रकाशन तिथि है 2000। आगे बढ़ते हैं। गोदान आ गया है वापस से, 1936 याद हो जाना चाहिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का है। चित्रलेखा, देखिए सबसे पहले चित्रलेखा पढ़ा था 1934 में, यहाँ 1934 में इन्होंने चित्रलेखा लिखा है, और 46 में जाके इन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्ते लिख दिया है। मैला आंचल जैसे बार बार रिपीट हो रहा है 54 में, और राग दरबारी 68 में। तो जो पहले पेज को अगर आप याद कर लेते हैं तो आगे आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाने वाला है। चतुर्सेन शास्त्री, हृदय की परख उपन्यास लिखा इन्होंने 1918 में। जबकि प्रेमचंद अपना पहला उपन्यास सेवा सदन लिख रहे थे, तभी चतुर्सेन शास्त्री भी लिख रहे थे हृदय की परख 1918। हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, और आत्मदहा 1937, और व्यभिचार 1954। ठीक है, ये नोट्स में एक छोटी मोटी ट्रिक मैं दे दूंगी, आप याद कर लीजिएगा यदि याद नहीं है अभी तक तो चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास भी हमें पूरे याद करने हैं। वापस से आ जाते हैं हमारे 2011 में क्या पूछा गया है। तो दिसंबर 2011 में झूठा सच पूछ रहा है, जबकि हम जानते हैं कि झूठा सच 58 और 60 है। धरती धन्ना अपना दलित उपन्यासकार की बात करते हैं तो जगदीश चंद्र जी का नाम उसमें प्रमुखता से लिया जाता है। तो उन्होंने 1972 में लिखा था धरती धन्ना अपना। आधा गांव लौट के आ गया, राहिम मासूम रजा जी हैं, बहुत ही मासूम से हैं, तो उनका आधा गांव है। तो कितने गाँव, 66 उसमें घर हैं शिया मुसलमानों के। तो 1986 आ गया। अब ये देखिए 1990 में संजीव ने एक और रचना लिखी है धार, है ना। देखिए 2000 तो वहाँ पे पेड़ हैं, 2000 तो पेड़ हैं जहाँ से जंगल शुरू होता है। अब उसमें नदियाँ कितनी हैं, 90 नदियाँ हैं उसमें। कितनी नदियाँ हैं, 90 नदियाँ हैं 1990। तो 90 धाराएं उसके अंदर जंगल के अंदर बहती हैं। ये भी सजीव है, धारा भी तो सजीव ही होती है ना, मतलब इसी के माध्यम से तो पानी मिलता है पेड़ों को। तो ये 1990 में लिखी गई है। अब आते हैं निराला जी पे। निराला जी की बात बहुत ही निराली है। तो इसको 12 में इन्होंने पूछा गया था। अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 36 और प्रभावती 36। तो देखिए 31 से शुरू करते हैं, 36 में इन्होंने 2 लिखे हैं। अर्थात जब प्रेमचंद अपना गोदान लिख रहे थे तब क्या लिख रहे थे निराला जी, निरुपमा और प्रभावती 2 लिख डाले। प्रेमचंद ने भी 2 लिखे थे, गोदान और मंगलसूत्र, लेकिन मंगलसूत्र वो अपूर्ण रह गया। लेकिन निराला ने भी 2 लिख लिए, निरुपमा और प्रभावती, और दोनों पूर्ण हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा मैंने कहा प्रेमचंद को आप रट लीजिए, पकड़ लीजिए, ठीक है, उसके माध्यम से और सारे लगाते चलेंगे। अब आ जाते हैं हमारी महिला लेखिकाओं के ऊपर। रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रियमवदा। उषा प्रियमवदा, प्रिय बोलने वाली है उषा, तो बहुत प्रिय स्वर में वो राधिका से कहती है, राधिका तुम रुकोगी नहीं। 1967 में ये बात कहती हैं। आपका बंटी, मनु भंडारी का आपका बंटी 1971 में लिखा है। मैत्रेयी पुष्पा का है चाक, जो 1997 में लिखा है। और आवा 1999 में लिखा है। चित्रा मुद्गल ने आवा और प्रमुख हो जाता है क्योंकि इसको 2003 में व्यास सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो चित्रा मुद्गल क्या कहती हैं, आवा, है ना। तो ये 1999 में 999 आवा चित्रा, 999 आवा चित्रा, ठीक है, चित्रा मुद्गल। अब आते हैं वृंदावन लाल वर्मा का है विराटा की पद्मिनी 1929 में। चित्रलेखा दोबारा पूछ लिया है 19
34 में बूंद और समुद्र 1956 में, और सुहाग के नुपुर 1960 में। बूंद और समुद्र और सुहाग के नुपुर दोनों ही अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं, याद कर सकते हैं आसानी से। बूंद और समुद्र 56 और सुहाग के नुपुर 60। तो पायल में कितने घुंघरू हैं? आपकी जो पायल है या आपने किसी को गिफ्ट की या आपको गिफ्ट मिली, उसमें कितने नुपुर हैं उसमें? या फिर ऐसे छोड़िए, सुहाग के वाली जो नुपुर होते हैं, सुहाग की जो पायल होती है जो शादी पे चढ़ाई जाती है, उसमें 60 नुपुर होते हैं, 60 घुंघरू होते हैं। ये कौन मानता है? अमृतलाल नागर इसको मानते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे फिर बढ़ते हैं। सेवा सदन दोबारा पूछ लिया, ये प्रेमचंद के उपन्यास है। जैसा मैंने कहा कि रटने पड़ेंगे ये, तो सेवा सदन सबसे पहले आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उनका पहला उपन्यास सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, गबन 1931 और गोदान 1936। वापस से देखिए कितना कितना आसान है इनको करना। आपको कितने मुश्किल लग रहे थे ये कि कैसे याद होंगे। मैंने आपसे कहा कि बस 2-4 ही तो याद करने हैं, फिर तो हो ही जाएंगे। झूठा सच 58, 60 आधा गांव, 66 तमस, 73। सूखा बरगद मंजूर एहसाम का है, 1986 में इन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, मंजूर एहसाम सूखा बरगद 1986 में इन्होंने इसको लिखा है। तमस भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है, जो कि 73 में लिखा है उन्होंने, 73। भीष्म तमस 73, तमस 73, त से तमस, त से 73 या 73 जो भी आप बोलते हो। भीष्म तमस 73, तमस 73 है, तमस 73 है, बेहतर होता है वैसे ही 73 याद कर लीजिए। तमस 73, तमस 73 इसको रट लीजिए। अभी जब आप ये पढ़ रहे हो ना, अभी उठ के जाओगे काम करोगे ना, इधर उधर कहीं घूमो, तभी तमस 73 रट डालिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा गुरु वापस से पूछ लिया, कितना आसान है। 1882 निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण जी ने लिखा था, 1990 में लिखा। ठेठ हिंदी का ठाठ हरिओ जी ने लिख दिया 1899 में, और देहाती दुनिया शिवपूजन सिंह ने लिख दिया 1926 में। शुरुआती दौर के हिंदी के सभी उपन्यास पूछ लिए हैं क्रमबद्ध रूप से। देहाती दुनिया वैसे बहुत प्रसिद्ध है 1926 में। काफ़ी मेहनत लगी है आपके लिए ये तैयार करने में, क्योंकि देखिए 2004 से लेके अब तक के 2019 तक के 41 प्रश्न पत्र हैं। 41 प्रश्न पत्रों को चेक करना, वहाँ से उपन्यास वाले प्रश्न छांटना, उनको लिखना, इस समय काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय भी लगता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो डालने में भी लेट हो रही थी मैं। वीडियो आपको अच्छा लगे, किसी प्रकार का लाभ पहुंचे आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी तक पूरे यूट्यूब पे इस तरीके का कोई भी वीडियो आपको उपलब्ध नहीं होगा, जहां आप एक ही जगह उपन्यास के इतने सारे बेहतरीन प्रश्नों का संकलन एक जगह कर पाएँ, वो भी क्रमबद्ध वाले प्रश्नों का। ठीक है, अब ये यूट्यूब पे कट कॉपी पेस्ट का एक चलता है, तो हो सकता है कल को कोई और इस तरीके से लिख के आपको पढ़ा दे, लेकिन अभी तक तो किसी ने पढ़ाया नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। चलिए दोबारा से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को वापस पूछ लिया 2012 में। बाण भट्ट की आत्मकथा 46, चारू चंद्र लेख 63, पुनर्नवा 1973 और अनाम दास का पोथा 1974। ठीक है, वापस से राग दरबारी पे आ गए। तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल के दरबार में 68 दरबारी थे, है ना, जो राग गाते थे। राग गाने वाले गवैया 68 गवैया रहते थे श्रीलाल शुक्ल के दरबार में। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र 1972। जब जगदीश चंद्र जी 72 वर्ष की आयु को प्राप्त करे, तब उन्हें समझ में आया कि धरती धन अपना नहीं है, भगवान से ध्यान लगाना चाहिए। यानी बुढ़ापे की ओर जब वो गए, तब उन्हें समझ में आया कि भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, धरती धन अपना कुछ भी बेहतर नहीं है। 72 से याद करिए, बेहतर। धरती धन्ना अपना, धरती धन कुछ भी अपना नहीं है, ये बेहतर नहीं है। बेहतर कौन है? बेहतर है भगवान। ठीक है, तो बस ऐसे ही। महाभोज 1971 में लिखा आपका बंटी मनु भंडारी जी ने। उन्हीं मनु भंडारी जी ने 8 साल बाद 1979 में लिख दिया था महाभोज। झीनी झीनी बीनी चिदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना, जो उन्होंने 1986 में लिखी थी। 1986 में मंजूर एहसाम इन्होंने लिखी है सूखा बरगद, और 1986 में झीनी झीनी बीनी चदरिया लिख दी अब्दुल बिस्मिल्लाह ने। आपका बंटी वापस आ गए, 71 में लिखा था। कृष्णा सोबती जी ने सूरजमुखी अंधेरे में 72 में लिखा था। देखिए दोनों रचनाएं 72 की हैं। अब ये भी इनको भी समझ में आ गया कृष्णामुखी जी को कि सूरजमुखी अंधेरे में बेहतर नहीं खिलता, बल्कि बेहतर कब खिलता है सूरजमुखी? तो सूरज की रोशनी में खिलता है। तो ये इनको बेहतर समझ में आ गया था कि सूरजमुखी अंधेरे में नहीं खिलता। ये बेहतर समझ में आ गया कि उसके लिए बेहतर क्या है? सूरज की रोशनी। ऐसे बेहतर याद कर लीजिए। चित कोबरा मृदुला गर्ग ने लिखा था कब? 79 में। जबकि कौन? मनु भंडारी जी जब महाभोज लिख रही थी, मतलब ये जब महाभोज कर रही थी
1969 में, सॉरी 79 में जब ये महाभोज लिख रही थी तब ये चितकोबरा लिख रही थी, है ना। तो वो भोजन कर रही थी। कौन भोजन कर रही थी? मन्नू भंडारी जी। भंडारा तो होता है ना, भंडारे में तो भोजन करते हैं, महाभोज होता है भंडारे में। 79 में जब कर तो वहाँ पे कौन एक कोबरा निकल आया। तो ये सब इसको जोड़ लीजिएगा, भोजन करते समय कोबरा निकल आया। कैसे भी करके 79 आपको याद करना है। रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रियमवदा कब कह रही हैं? 1967 में वो कह रही हैं कि हे राधिका तुम रुकोगी नहीं क्या। दोबारा से पूछ ली है जैनेन्द्र के, सुनीता 34, त्यागपत्र 37 त्यागपत्र 37, कल्याणी 39, सुखदा 52। ये जैनेन्द्र के दोबारा पूछे हैं, जैसा मैंने कहा याद करना है। अब दलित उपन्यास का नहीं, जगदीश चंद्र बसु को कब समझ में आ गया कि धरती धन अपना नहीं है, राम से लगाना बेहतर है। मुर्दागर लिखा था जगदम्बा प्रसाद ने 1974 में। आधा गांव 66 है और किशनगढ़ के अहेरी, ये संजीव ने लिखा था। किशनगढ़ के अहेरी ये इन्होंने 1981 में लिखा था। आगे देखते हैं मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी 1966, यानी जब आधा गांव रचा जा रहा था तभी उसी आधे गांव में मछली मरी हुई एक उनको मिली, ऐसे करके कमल, मछली, आधा गांव। तो ये सब थोड़ा सा इसको कनेक्ट करिएगा और 66 को याद कर लीजिएगा। ये महाभोज, ठीक है। तो महाभोज ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये 79 में लिखा हुआ था। पहला गिरमिटिया 1999 में लिखा है गिरिराज किशोर ने। और कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर ने लिखा है 2000 में, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, है ना। कमलेश्वर 2000, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर 2000। आगे देखते हैं बलशनामा 1952 में लिखा है नागार्जुन जी ने। मेला आंचल को 54 में लिखा है रेणु जी ने। बहुत ही गंगा शिव प्रसाद मिश्र जी ने लिख दिया है 1952 में। और जल टूटता हुआ ये रामदर्श मिश्र ने लिखा है 1969 में। तो सबसे पहले बलशनामा और बहती गंगा ये दोनों तो एक ही हैं। तो मेला आंचल तीसरे क्रम पे आएगा, है ना। ये वाला जो है ये यहाँ पे आएगा क्योंकि ये दोनों एक ही सन में लिखे हुए हैं। बाकी जल टूटता हुआ रामदर्श मिश्र ने 1959 में लिखा, 69 में लिखा है। पहला हमने यहाँ पे पढ़ा था जी, कहाँ है देखिए, यहीं पढ़ा था। हाँ, पानी के प्राचीर इन्होंने 1961 में लिखा था रामदर्श मिश्र जी ने। और जल टूटता हुआ 1959 में लिखा है ना। जब उस पर प्राचीर बना दोगे आप, पानी के प्राचीर, तो जल तो दो तरफ बट जाएगा। तो ऐसा लग रहा था बीच में प्राचीर दीवार खड़ी करने से कि जल टूट गया है ना। रामदर्श मिश्र। वापस से मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों को पूछ लिया है, ये मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगी क्योंकि ये हमें रटने ही हैं। 13 में पूछता है जैनेन्द्र के कल्याणी 1939, सन्यासी 1940, इसको पूर्व में भी पढ़े हैं। अजय की डायरी देवराज ने लिखी 1960 में और अपने अपने अजनबी अज्ञे ने लिख दिया 1961 में। श्रद्धाराम फुल्लौरी का भाग्यवती प्रथम उपन्यास के रूप में भी जाना जाता है 1877। नदी के द्वीप भी पूर्व में पूछ लिया। 51 द्वीप हैं। एक नदी है उसको हमें अज्ञे है, उसको नहीं जानते कितनी लंबी है, लेकिन ये पता है कि उसके जो है सीमा में 51 द्वीप बसे हुए हैं। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, जैसा मैंने कहा कि ये थोड़े नकारात्मक ही इनके शीर्षक हैं। और वे दिन निर्मल वर्मा का है, 1964 में इन्होंने लिखा है। अरण्य कब लिखा है? 2000 में। और ये लिखा है इन्होंने 64 में, काफ़ी लंबा समय। अब ईला चंद्र जोशी के ये भी मनोविश्लेषणवादी हैं। निर्वासित 1946 में, जिप्सी 1952 में, जहाज का पंछी 1954 में और कवि की प्रेयसी 1976 में। बेघर है ममता कालिया का 1971 में। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती 1979। चित्रा मुदगल का आवा 1999 और नासिरा सम्रा का कुइया जन 2005 में। महिला उपन्यासकारों को ध्यान से पढ़ना है, पूछा ही जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा के विराटा की पद्मिनी 1936 में, यानी कि जब गोदान लिखा जा रहा था और जब निराला जी अपने प्रभावती और निरुपमा लिख रहे थे तभी विराटा की पद्मिनी लिख रहे थे वृंदावन लाल वर्मा। कचनार 1948, मृगनयनी 1950, बार बार पूछा जाता है मृगनयनी। और रामगढ़ की रानी 1961 में इन्होंने लिखा। आगे बढ़ते हैं। 14 में जो उपन्यास पूछे गए वो थे मेला आंचल 54 आंचल मेले हो गए। बूंद और समुद्र 56, अमृत और विश्व 1966, दोनों ही अमृतलाल नागर के हैं। और कठगुलाब व्यास से सम्मानित किया गया मृदुला गर्ग को कठगुलाब के लिए 1996।
अब ये जो है प्रेमचंद के हैं, ये पढ़ के मैं नहीं सुनाऊंगी। आगे बढ़ जाते हैं भीष्म साहनी जी के उपन्यासों पे। 73 में लिखा था तमस तमस 73, कड़ियाँ 70, नीलो नीलिमा 2000, मैया दास की माणी 82, 1982। ये सभी मैं रचनाकार वाली प्लेलिस्ट में भीष्म साहनी जी का वीडियो प्रस्तुत कर चुकी हूँ, क्योंकि इनके नाटक, उपन्यास और इनकी जो कहानी संग्रह सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। उनकी विषय वस्तु तक पूछी गई, सब विस्तार से 15-20 मिनट के वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में चेक नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। चैनल को यदि पहली बार आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्लेलिस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी करते रहिए। स्वयं अपने स्तर पर प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास पूछे हैं। अर्धनारीश्वर 1992, सृजन के सेतु 1990, हम सफ़र मिलते रहे 1986 और यादों की तीर्थ यात्रा 1981। उसके बाद जून 2014 में पूछे भगवती चरण वर्मा को पूछ लिया इन्होंने। चित्रलेखा 34, टेढ़े मेढ़े रास्ते 46, भूले बिसरे चित्र 59 और सामर्थ्य और सीमा 62। राही मासूम रजा जी को भी इन्होंने पूछ लिया है 14 में ही। आधा गांव 66 में, टोपी शुक्ला 69 में, दिल एक सादा कागज़ 73 में और असंतोष के दिन 1985 में। इसकी बहुत प्यारी सी ट्रिक बन सकती है जो मैं नोट्स में आपको करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमें करने हैं। गढ़कुंडार ये 1929 में वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। मधुर स्वप्न को लिखा है राहुल संस्कृताय ने 1950 में। वयम रक्षाम को चतुर्सेन शास्त्री ने 1955 में लिखा है। और कुणाल की आंखें 1967 में आनंद प्रकाश जैन जी ने ये लिखी हैं। ठीक है, अब महिला उपन्यासकारों पे देखते हैं। 55 खंबे लाल दीवारें 1961, उषा प्रियमवदा। तत्सम राजी सेठ 1983, दिलो दानिश कृष्णा सोबती 1993 और आवा 1999 चित्रा मुदगल। फिर दोबारा से प्रेमचंद को पूछ लिया है और मैं नहीं बताऊंगी प्रेमचंद जी को। आगे बढ़ जाते हैं 43वें नंबर पे देखते हैं कि दिसंबर 2014 में पूछा गया महाकाल, अमृतलाल के उपन्यासों को लगाना है। महाकाल 1947, बूंद और समुद्र 1956, खंजन नयन 1981 और मानस का हंस 72। तो ये खंजन नयन सबसे अंत में आएगा, इसको आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा। अब आते हैं वापस त्यागपत्र। 37 त्यागपत्र, 37 साल के थे तब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। नदी के द्वीप 51 नदी के द्वीप हैं। तेरी मेरी उसकी बात 74 लोग मिलके क्या करते हैं, तेरी मेरी उसकी बात। और खंजन नयन 1981 में अमृतलाल नागर का है। भगवती चरण वर्मा को दोबारा से पूछ लिया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 46, भूले बिसरे चित्र 1959, सामर्थ्य और सीमा 62 और सीधी सच्ची बातें 68। अलका यह निराला का उपन्यास है जो 1933 में पूछा। राम रहीम राधिका रमन सिंह का 1936 में, यानी कि जब गोदान लिखा जा रहा था। शेखर एक जीवनी का पहला पार्ट 1940 में अज्ञे की रचना है। और सिंह सेनापति राहुल संस्कृताय ने 1942 में लिखा था। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास याद करने हैं। मैला आंचल 54, प्रतिपर्थ कथा 57, दीर्घ तपा 63 और पलटू बाबू रोड 79। 48वें नंबर का प्रश्न है, जून 2015 में पूछा गया। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी लाला राम मेहता शर्मा 1899, अद्भुत प्रायश्चित 1906 ब्रजनंदन सहाय, अंगूठी का नगीना 1918 और घराव घटना 1884। ठीक है, इसके बाद दोबारा से फणीश्वरनाथ रेणु को पूछ लिया गया है, तो इनको भी अब बार बार रिपीट नहीं करेंगे। देशद्रोही यशपाल का है 1943, नदी के द्वीप अज्ञे का है 1951, शहर में घूमता आईना 1963 और तमस 1973, जगदीश चंद्र धरती धन्ना अपना 72, यादों का पहाड़ 1966, मुट्ठी भर कांकर 1976 और नरक कुंड में वास 1994। ठीक है, ये सभी फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। अब देखते हैं वापस से मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का 1950, एकदा नैमिषरणय 1972, अमृतनाथ नागर अनामदास का पोथा 76 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अभिज्ञान नरेंद्र शुक्ल कोहली का है और 1981 में लिखा है। विष्णु प्रभाकर की रचनाएं पूछी गई हैं। स्वप्नमयी 1956 में, अर्धनारीश्वर 1952 में, कोई तो 1980 में और 1951 में ढलती रात। आगे है नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है, ये 1886, अधखिला फूल हरियोत का है 1907, सेवा सदन 1918, बूंद और समुद्र 1956। अब देखिए यहाँ पे गुड़िया ने पानी फैला दिया था, तो ये सब बहुत जल्दी मैं लिख रही थी लेकिन सब हो गया कचरा, कोई बात नहीं। 55वें नंबर पे फणीश्वरनाथ रेणु का पूछा है, पढ़ना जरूरी नहीं है, ये पूरा हमें याद करना है। मृदुला गर्ग के उपन्यास पूछे हैं, उसके हिस्से की धूप 1957, चितकोबरा 1979, मैं और मैं 1984 और कठगुलाब 1996। रमेश चंद्र साहा के पूछे हैं, गोवर गणेश 1978, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वापर 1990, विनायक 2011।
श्रीलाल शुक्ल के पूछे हैं सूनी घाटी 1957, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976 और विश्रामपुर का संत 1998। उषा प्रियमदा के 55 खंबे, लाल दीवार 1961, रुकोगी नहीं राधिका 67, शेष यात्रा 84 और अंतर्वंशी 2000। ठीक है, अब 2017 में क्या पूछता है, रानी केतकी की कहानी, ये 98 से लेके 1803 के बीच में इसकी रचना हुई है। वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय ने 72 में लिखा। भाग्यवती 1877 और परीक्षा गुरु 1882। शालमली लिखी थी नासिरा शर्मा ने 1987 में। कठगुलाब 1996, चितकोबरा 1979 और आपका बंटी 1971। फिर दोबारा से यशपाल जी का दिव्या है 1945, जहाज का पंछी 1954, अमृत और विष 1966 और पहला पड़ाव 1987। इसके बाद 2018 में पूछा है सूरजमुखी 1972, शेष यात्रा 1984, 1889 में ठीकरे की मगनी हो गई और कठगुलाब 1996। ये हैं आपके अब तक के जितने भी क्रमानुसार लगाने वाले उपन्यासों के प्रश्न पूछे गए वो भी, और साथ के साथ आपको मैं यह भी क्लियर कर दूं कि इसके अलावा जो रचनाएं पूछी जाती हैं ना, वो भी इनके अलावा नहीं पूछी जाती। ऐसा नहीं है कि रचनाओं में कुछ और पूछ ले, ये ही उपन्यास हैं जिनको की विषय वस्तु आपसे पूछी जाती है। रचना उप से इसको इतनी मेहनत करने का, इतने पन्नों में लिखने का, फिर सन लिखने का, फिर चेक करने का कि कहीं गलत सन में आपको ना बता दूं। कारण सिर्फ इतना सही है कि इसके बाहर जब आप इनको कर लेंगे तो आपकी उपन्यास नामक जो गद्य विधा लगभग पूरी तैयार हो जाएगी। चाहें तो आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और उनके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। आप लोग नहीं बनाएंगे तो मैं बना के वीडियो पोस्ट कर दूँगी, या तो इससे पहले ही मैं वो वीडियो डाल दूँगी क्योंकि वो मेरा आधा तैयार हो गई है लिस्ट, और नहीं तो इसके तुरंत बाद में वो वीडियो डाल दूंगी। वो वीडियो में जितने भी उपन्यास हैं वो रट लीजिएगा। बाकी आप 200-400 उपन्यास नहीं रट पाएंगे, और ना आप 100-200 उपन्यासों के 100-150 भी कर लें आप 300 में से, तो भी 150 के प्रकाशन वर्ष याद नहीं हो सकते आपको। ठीक है, तो एक छोटी सी लिस्ट मैं आपके लिए शेयर कर दूंगी नोट्स के रूप में, वो याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग बार बार कहने पर भी कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़। ये वीडियोज़ जो हाथ से लिखे जाते हैं, रजिस्टर पर इतनी मेहनत करी जाती है आपके लिए, 41 प्रश्न पत्र मैं चेक करती हूँ, एक जगह कलेक्शन करती हूँ, इसके लिए यार एक लाइक नहीं कर सकते आप लोग, है ना? थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए ना कि एक लाइक तो आप कर ही सकते हो, कर सकते हो तो कर दीजिए, नहीं कर सकते तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।